Hello and welcome to Edwis Learning once again. This is SD and we are dealing with Science 1. Science 1 के सबसे फर्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन में हम लोग अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं अगर उसका जिक्र करूं. सो वी नो ऑल द 3 लॉज ऑफ केपलर्स. वी नो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल अबाउट. We also know how F is equal to capital G m1 m2 upon r square got derived. We also got to know कि force और distance between masses का जो inverse square law proportionality है वो कैसे prove होता है. We also went ahead and discussed certain things about small g, that is gravitational acceleration of Earth. We calculated its mathematical value. And then we also said, since Earth is not completely perfect round in shape, it is not a circle in shape, it is slightly different than that, and since value of r is not constant throughout the Earth's surface, hence the value of g also varies. g की भी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती, वो वेरी होती है. और वो किस तरह वेरी होती है वो भी हमने डिस्कस किया. हमने बोला कि विथ हाइट g वेरीज, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा. विथ डेप्थ g वेरीज, वी सेड कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा या कम होगा. हमने ये बोला कि सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार. इसके आगे का जो चैप्टर का पार्ट है वहां पे हम मास और वेट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे. हम लोग ये देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होती है और वो कितनी होती है. एंड टुवर्ड्स द एंड थोड़े फॉर्मूले डिस्कस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. सो विल ट्राई टू सी टू इट दैट वी ऑलमोस्ट कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इन दिस सेशन. लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले. वी आर टॉकिंग ऑफ मास एंड वेट. तो बहुत लोगों को सबसे पहली बात तो ये कंफ्यूजन है कि दे आर बोथ द सेम थिंग. आपका मास और आपका वेट अलग अलग है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है. ठीक है. So what is mass actually? Mass is amount of matter contained in a body. What is mass? Amount of matter contained in a body. What is weight? Weight is the amount of force that you're applying on the surface. Weight is the amount of force that you're applying on the surface, on the earth. Also, mass का SI unit is kilograms, kg, while force का it is Newton, because weight है ना वो, weight is force and force का Newton, इसलिए weight का भी क्या हो गया SI unit? Newton हो गया. Then there is one more important thing कि मास हमेशा फिक्स रहेगा, मास हर जगह सेम रहेगा, वेट वेरी करता है. अच्छा, वेट क्यों वेरी करता है? बिकॉज वेट जो है वो क्या है? mg ना. वेट इज मास इनटू ग्रेविटी. तो सिंस ग्रेविटी ये फैक्टर वेरी होता है, इसलिए वेट भी क्या होता है? वेरी होता है. वेट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और स्मॉल g इज नॉट कांस्टेंट. इट कीप्स वेरिंग from different locations on the earth. It will vary for all the planets, it will vary for all the satellites and everything. Hence, since g is not constant, it is varying. The concept of weight or the factor of weight is also not constant, it is varying. हाँ, लेकिन mass fix होता है. So ये सारी चीजें हैं. Let us discuss them. Let's see them in detail. So what is mass? It is the amount of matter present in an object. Also mass is a scalar quantity. mass का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेट का डायरेक्शन है. अच्छा, बहुत लोगों को ये बात भी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है कि वेट, हाउ कम वेट इज अ वेक्टर. वेट की बात करते वक्त हम लोग कभी मेंशन नहीं करते डायरेक्शन क्या. आई डोंट से आई एम 100 kgs नॉर्थ ईस्ट, राइट. वी डू नॉट मेंशन डायरेक्शन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेट, बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज अ डायरेक्शन. वेयर इज द डायरेक्शन? इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, पॉइंटिंग टुवर्ड्स the center of earth. Okay, so mass क्या है? scalar quantity है. mass remains same at all places and SI unit of mass is kg. mass हमेशा same होता है हर जगह और mass का SI unit क्या है? kg है. weight पे चलते हैं. what is weight? it is force with which earth or planet attracts the object. so weight is basically a force. what is weight? it is basically a force. weight is also a वेक्टर क्वांटिटी. वेट कैसा क्वांटिटी है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेट कांस्टेंट नहीं है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है. और वो क्यों चेंज होता है? बिकॉज द फैक्टर ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. सो दिस प्रिसाइसली is the difference between mass and weight.
and you are expected to understand, remember and write down whenever required the difference between the concept of mass and the concept of weight. एक बार दोबारा बता दूं, मास क्या है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है, कितना सामान अंदर भरा हुआ है, दैट इज मास. लेकिन वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जो वो ऑब्जेक्ट, वो एंटाइटी, वो पर्सन, वो फैक्टर अर्थ पे अप्लाई करेगा. वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से हम लोग टुवर्ड्स द अर्थ बेसिकली हैं, या फिर हम लोग का जो वेट है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्टेड है और डायरेक्टेड है. एट द सेम टाइम वो होने की वजह से वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है, मास का केजी है, और वेट वेरी होगा बट मास हमेशा सेम होगा. सो दिस पर्टिकुलर मैन, हिज मास इज 120 kgs ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन द मून. उसका मास 120 kg है अर्थ पे भी, मून पे भी, लेकिन उसका जो वेट है इट इज 1200 न्यूटन ऑन द अर्थ. 10 ले लिया ग्रेविटी को वहां पे, बट इट इज 200 न्यूटन ऑन मून, बिकॉज हमने बोला था कि G फॉर मून इज 1/6 टाइम्स G ऑफ अर्थ. तो मास इंटू GM और मास इंटू G जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली 1/6 का फैक्टर आ जाएगा, and 1/6 of 1200 is of course going to be 200, hence it is 200 Newton. So basically if I am heavy, I am not heavy, I am simply on the wrong planet. अगर मैं अर्थ पे हूँ तो ये फैक्टर है, ये प्रॉब्लम है, मैं मोटा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है. I should have been on the moon, I would have been 1/6 times lighter than what I am right now. Okay, so that is about mass and weight. Moving further, kinematical equations and free fall. Now talking of kinematical equation, what are kinematical equations? न्यूटन सर ने ना जब मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट पे काम किया था, when he actually came up with equations for motion, motion in 1 dimension, motion in 2 dimension, he came up with 3 basic equations to begin with. 3 basic equations के साथ वो आए थे, उसके बाद चीजें और मॉडिफाई, चेंज होती गई. तो in kinematics, in Newton's language or in motion language, there were certain notations. U बोला जाता था इनिशियल वेलोसिटी को, V बोला जाता था फाइनल वेलोसिटी को, S was nothing but the displacement, small a was basically acceleration, and t was nothing but time. तो इन 5 नोटेशंस को मद्देनजर रखते हुए न्यूटन ने सबसे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशंस पुट फोर्थ किए थे, और वो इक्वेशंस कुछ इस तरह से थे. v इज इक्वल टू u प्लस at, v square is equal to u square plus 2as, and s is equal to ut plus half at square. Now these 3 equations actually are the most basic version of equations of motion, and they hold true under one condition, and that condition is acceleration क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए. acceleration अगर वेरी होगा तो ये equations का कुछ लेना देना वहां पे नहीं है. Now, after saying कि ये equations true हैं या फिर ये न्यूटन्स इक्वेशन है, ये मोशन इक्वेशन है, this is something that we have already learned in 9th standard. Okay? अब इस इक्वेशन को अगर मुझे ग्रेविटी के टर्म्स में लिखना होगा ना, तो मैं लिखूंगा v is equal to u plus gt, because my acceleration is gravitational acceleration now. v square is equal to u square plus 2gs, and s is equal to ut plus half gt square in terms of gravity. लेकिन ये भी कब ट्रू है पता है? जब बॉडी नीचे आ रही है, बिकॉज जब बॉडी नीचे आती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव काम करता है, ग्रेविटी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाता है, बिकॉज बॉडी इज कमिंग डाउन, ग्रेविटी गोइंग टू हेल्प इट. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हो ना, तो यही ग्रेविटी क्या करता है, ये नेगेटिव तरीके से काम करता है.
ये बॉडी की वेलोसिटी कम करता है. कॉमन सेंस, यू पुश थ्रो समथिंग अपवर्ड्स विद हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होते 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 एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाती है. क्यों स्टॉप होती है? बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग नेगेटिव. सो इन दैट केस आवर इक्वेशंस विल बिकम v is equal to u minus gt, v square is equal to u square minus 2gs, and s is equal to ut minus half gt square. Also, कभी कभी कुछ बुक्स में आप जब काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते हो तब डिस्प्लेसमेंट को हाइट h की तरह मेंशन किया जाता है. सो इन इक्वेशंस आई कैन आल्सो राइट s as h. ये सब होने के बाद मैं आता हूं फ्री फॉल पे. लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्री फॉल नाउ. एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेके आदमी खड़ा है और वो ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दे ऊपर से, बस छोड़ दे मतलब क्या, ये इक्वल टू 0. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल. मीनिंग you are letting an object fall freely under Earth's gravitational influence with initial velocity 0. अगर आप उस बॉडी को ऐसे फेंकते हो नीचे तो फ्री फॉल नहीं होगा. Just drop it, which means what? Which means initial velocity is 0. Then it is called as free fall. So when an object is falling freely under Earth's gravitational influence with its initial velocity being 0, we call it as free fall. अब free fall अगर वो है तो हमारे जो इक्वेशंस थे v is equal to u plus gt, then v square is equal to u square plus 2gs and s is equal to ut plus half gt square. अगर इन इक्वेशंस में आप u को 0 डाल देते हो तो आपके इक्वेशंस कुछ इस तरह से बनते हैं. आपके इक्वेशन कुछ इस तरह से बनते हैं. v इज इक्वल टू जी टी, यू 0 हो जाएगा. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs बिकॉज u 0 हो जाएगा. एंड s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. These are your equations for free fall. Okay, let's try to understand things in much detail. The fall of an object under influence of Earth's gravitational field is called free fall. Stone released from a certain height is an example. Initial velocity is 0 is a necessary compulsory condition. And velocity goes on increasing due to gravitational acceleration, of course. Kinematical equation will be u को 0 बनाते हुए आपके kinematical equations किस तरह से चेंज होंगे. So these are your 3 equations, right? जहां पे ये भी नहीं आएगा, it will be simply v square is equal to 2as or 2gs. This will become v square is equal to 2gs. That is all about kinematical equations as well as free fall. Let us move further and understand things. Let us try to understand gravitational potential energy. Let us try to understand gravitational potential energy. So talking of gravitational potential energy, this is the expression we are supposed to reach. लेकिन उस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन बेसिक थिंग्स. उसमें सबसे पहली बात यह है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली है क्या. सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी दैट अ बॉडी हैज और पोजेस बिकॉज ऑफ इट्स शेप, साइज, लोकेशन एटसेट्रा. ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी को आगे चल के आप पढ़ोगे कई दफा नेगेटिव ऑफ वर्क डन भी बोला जाता है. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस ऑफ वर्क डन. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस. इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू विल स्टडी इन द नियर फ्यूचर. ओके, अभी आपको नहीं है बट आगे जाके कम टू नो कि इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन. जो भी वर्क डन है दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लेट अस से there is an object kept m here और बाजू में h हाइट पे थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट को कोई लेके जाके रख देता है. So now this object has potential energy which is equal to mgh. Okay, it has energy mgh. Now
if I talk in terms of work done, what do you know? It is force into displacement. What is the force here? Weight. How much is the displacement? H. And since force is here, displacement is here, this angle is 180 degree and cos 180 is -1, यहाँ पे माइनस साइन आएगा. So work done is minus mgh. और मैंने आपको बोला P क्या है? P नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, मतलब माइनस ऑफ माइनस mgh, which makes it what? mgh. So work done is basically mgh for a body which is raised up to height h and having mass m. So that is something we already know. अगर इसको in terms of gravity explain करना हो, so I'll say कि मान लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है m, ये सेंटर है और ये डिस्टेंस r है, ठीक है. सो व्हाट इज द फोर्स हियर? फोर्स इज g, mass of earth, mass of object, distance between them, right? Now if that is force, what is work done? Work done is force into displacement, which is gmm upon r. ये हो गया फोर्स into displacement, r displacement है उसका, right? r square है यहाँ पे, sorry, force is r square into this r. So this becomes what? gmm upon r. एक r कैंसिल हो जाएगा. फोर्स में gmm upon r square आता है, एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. So gmm upon r आपके पास बचा वर्क डन. So वर्क डन अगर gmm upon r है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वो होगा gmm upon r विद अ माइनस साइन. लेकिन ये हो गया इस ऑब्जेक्ट के लिए. अगर अर्थ सरफेस पे कोई और ऑब्जेक्ट यहां है और डिस्टेंस r प्लस h है, डिस्टेंस कितना है? r प्लस h. तो इसमें नेसेसरी चेंजेस करो, क्या आएगा? p इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन व्हाट? r प्लस h. दैट इज नथिंग बट दिस इक्वेशन. सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm अपॉन r प्लस h, where r is radius of earth and h is the height up to which it is being raised. Okay, so having understood this, let us try to understand things in detail. The energy stored in an object due to its position is called potential energy. Potential energy is actually mgh, which I derived for you. The formula is applicable when h is small compared to r, while with increase in height value of g decreases. ये हमको ऑलरेडी पता है कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस पे आपका हाइट बढ़ते जाएगा, आपका ग्रेविटी घटते जाएगा. इन दैट केस दिस फॉर्मूला प्रिवेल्स. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी माइनस gmm अपॉन r प्लस h, वेयर g stands for universal gravitational constant, capital M stands for mass of earth, small m stands for mass of that object, and r stands for radius of the earth, h stands for the height or the elevation from the earth surface. Expression for maximum height of an object thrown out upwards. एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से आपने अगर फेंका विथ वेलोसिटी u, तो वो लेटर से यहां तक जाएगा, तो ये उसका क्या हो गया? ये उसका h मैक्सिमम हो गया. क्या हो गया? h मैक्सिमम हो गया. तो इसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए. इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट यहां आके रुकेगा. एक्सेलरेशन कितना है? g है विद अ माइनस साइन बिकॉज बॉडी ऊपर जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट को हम h ले लेते हैं, राइट? सो हैविंग दीज टर्म्स इन माइंड, लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहां से चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. ओके, 2gh यहां आएगा is equal to u square, so h is equal to u square upon 2g. That is the expression for maximum height which is shown here. खाली h की जगह उन्होंने s बोला है, s is equal to u square upon 2g बोला है. That is the only difference. मतलब मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये हमको इस इक्वेशन से मिलता है. When an object is thrown upwards, its velocity decreases and finally at certain height it becomes 0. After that it starts falling down. This maximum height depends upon initial velocity, which is u. According to Newton's third law of motion, this is the equation. अगर आप इसमें ये चीजें इनपुट करोगे, this is what you get.
राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है. S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. मतलब क्या, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, अगर आपको ग्रेविटी का वैल्यू पता है, तो आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन u स्क्वायर अपॉन 2g. द हायर इनिशियल वेलोसिटी लार्जर इज द हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट. जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा. नाउ कम्स एस्केप वेलोसिटी. व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? हमने थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस पे से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g कम होगा. जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा, जैसे जैसे h बढ़ेगा, वैसे वैसे g कम होगा. सो एज h increases, g decreases. This is something we know. तो ऑब्जेक्ट जब यहां है, नीचे आएगा, यहां है, ऐसे करते 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 एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब हाइट इतना बढ़ जाए कि g कम होते होते ऑलमोस्ट जीरो हो जाए. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हाइट इतना बढ़ जाए कि g ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. तो उस हाइट तक पहुंचाने के लिए कितने वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, इज एस्केप वेलोसिटी. सो एस्केप वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी विथ विच an object should be thrown or projected upwards so that it escapes Earth's gravitational influence. अर्थ का जो भी gravitational influence है, जो भी लिमिट है, उसको वो क्रॉस कर जाए और वो इतना ऊपर चला जाए कि it need not return back, is called as escape velocity. Let us try to look at things in detail. The maximum velocity with which object is thrown upwards so that it will permanently escape from Earth's gravitational force. What is escape velocity? It is the maximum velocity with which the object is thrown upwards so that it will permanently escape from Earth's gravitational force. This is possible when object reaches infinite distance from Earth, as gravitational force is inversely proportional to square of distance. हमको पता है कि F is gmm upon r square. इससे क्या पता है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर को. तो ये इतना बढ़ जाए कि ये जीरो हो जाए, ये हमारा इंटेंशन है. तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे अगर चला जाएगा, r बहुत बढ़ जाएगा, तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट बिकम्स जीरो व्हेन इट रीचेस इन्फिनिट डिस्टेंस, सो इट विल बी एट रेस्ट एंड स्टे ओवर देयर. अगर XYZ वेलोसिटी हमने फाइनली डिसाइड की कि जिससे हमने उसको प्रोजेक्ट करने के बाद वो रिटर्न आने का नाम ना ले, then in that case that velocity will be called as escape velocity. What is escape velocity? The maximum velocity with which an object can be thrown so that it escapes Earth's gravitational influence. अब इसका डेरिवेशन है. यहाँ पे इस डेरिवेशन समझने के लिए आपको सिचुएशन समझना है. ये अर्थ है, यहाँ पे मास m है, अर्थ का मास m है, अर्थ का मास m है, और यहां से इन्फिनिट डिस्टेंस पे m है. ये दो सिचुएशंस है. Now in the first situation, what is kinetic energy? Half m v escape velocity. Half m v escape velocity का स्क्वायर. ये ke का आइडियल इक्वेशन है. इस डिस्टेंस पे ke जीरो है. ke क्यों जीरो है? बिकॉज हमने बोला कि वो इतना ऊपर चला गया कि वो रेस्ट पे है और वही है. रेस्ट पे है, वही है, मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो, इसलिए ke जीरो. इसके लिए ये इक्वेशंस हैं, उसके लिए ये इक्वेशंस है. इसके लिए हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज के एंड के इज जीरो ओवर देयर. इसके लिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम एम अपॉन आर, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है, आर है ना. अभी अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी वजह से पी कितना रहेगा, माइनस जी एम अपॉन आर रहेगा. यहां पे आर की जगह क्या आ रहा है, देखो इंफिनिटी आ रहा है, बिकॉज बहुत दूर है ना, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, द डिस्टेंस इंफिनिटी. नाउ एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट? Zero. Anything upon infinity is zero. What is total energy? This plus this. What is total energy? This plus this. अगर दोनों को ऐड किया तो ये LHS आता है, ये RHS आता है. ये कैसे इक्वल किया हमने? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इट इज neither created nor destroyed. तो फर्स्ट केस का टोटल एनर्जी शुड बी सेकेंड केस का टोटल एनर्जी. फर्स्ट केस का के क्या है? हाफ
एम वी एस्केप स्क्वायर प्लस पी क्या है माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये फर्स्ट केस का एनर्जी है। सेकेंड केस का क्या है जीरो, पी क्या है जीरो, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया जीरो हो गया। इसका टोटल एनर्जी क्या आएगा हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो ये जो चीज है और ये जो चीज है ये दोनों इक्वल होना चाहिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। उन दोनों को इक्वल कर दिया तो माइनस जी एम अपॉन आर उस तरफ चला जाएगा। दिस इज व्हाट विल गेट अबाउट एस्केप वेलोसिटी। तो इससे क्या मिला वी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gm अपॉन आर। वी एस्केप क्या मिला अंडर रूट 2gm अपॉन आर, जहां पे g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ अर्थ एंड r है रेडियस ऑफ अर्थ। सी दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, escape velocity on surface of earth, if you do the mathematics you will come to know it is how much, it is 11.2 kilometers per second। बोलने का मतलब क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हो so there are chances कि it escapes earth's gravitational influence। that is all about escape velocity। now these are the list of formulae that you must know and have with you when you are solving numericals। the first one is about Kepler's third law। this is Newton's law of gravitation। ये gravitational acceleration है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू 9.77 आती है रफली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं जनरल वाले, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं फ्री फॉल के लिए। सो दीज आर सर्टेन इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट यू मस्ट बी वेरी थरो विथ जब हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे, जो हम अभी करने वाले हैं। सो हैव अ ग्लैंस ओवर दिस फॉर अ मोमेंट एंड देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। Now, talking of numericals, I believe किसी भी साइंस 1 के फिजिक्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ आइडिया स्टेप्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप मेरे हिसाब से ये है कि यू मस्ट बी थरो विथ ऑल दी फॉर्मूले। आपको सारे फॉर्मूले टंग पे होने चाहिए। अच्छा, ये कैसे होगा, फॉर्मूले सारे टंग पे कैसे होंगे, जब आपको सारे डेरिवेशन खुद डिराइव करने को आ पाए। इफ यू आर डिराइविंग ऑल द डेरिवेशन ऑन योर ओन, फॉर्मूले आपको आ जाएंगे। डेरिवेशन आप कब खुद सॉल्व कर पाओगे, खुद डिराइव कर पाओगे, जब आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो। इफ यू आर थरो विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। और कंसेप्ट्स क्लियर होने के लिए जितने भी लॉज हैं या रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको समझे होने चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ प्री रिक्विजिट फॉर न्यूमेरिकल्स। You must be thorough with all the formulae. They must be on your tongue. You must be able to derive all the derivations in the chapter on your own. You must be pretty much clear with all the concepts that are there in the chapter. And you must know by heart and understood all the laws and rules. और numerical solve करने के step क्या है? You should read the question carefully to begin with. Then keep in mind that units are important। यूनिट्स को इग्नोर करके आपका क्वेश्चन पूरा सही होने के बाद भी गलत हो जाएगा। डू स्लो कैलकुलेशंस, घाई करने के चक्कर में कैलकुलेशंस गलत हो सकते हैं। सो दीज आर द आइडियल हिंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस गो अहेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet। एक planet है जहां पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे से ऑब्जेक्ट को नीचे आने को 5 seconds लगा है। What is the value of g on the planet? ये हमसे पूछा है। गिवन चीजें, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, टाइम इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को, ड्रॉप किया है। क्यों ड्रॉप किया बोल रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी मेंशन ही नहीं किया ना, क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि इतने वेलोसिटी से फेंका है, अगर नहीं फेंका है तो विल एज्यूम इट इज फ्री फॉल, और पूछा है g। सो वी हैव दिस इक्वेशन, ऑल वी हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट
थिंग्स इन द इक्वेशन। आपको सवाल ये आना चाहिए कि सर ये इक्वेशन कैसे डिसाइड किया कि ये यूज करेंगे, गिवन पे से डिसाइड किया भाई। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और मेरे पास टाइम है तो तीनों में से एक ही इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों है, सो दिस इज द ओनली इक्वेशन आई हैव। देन ऑल यू डू इज बेसिक मैथमेटिक्स एंड यू गेट कम टू नो दैट g is nothing but 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देयर वर ओनली 2 की पॉइंट्स। फर्स्ट की पॉइंट ये अंडरस्टैंड करना कि इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे, और दूसरा की पॉइंट ये अंडरस्टैंड करना कि फॉर्मूला हमारा ये वाला काम आने वाला है, राइट? सो दैट वाज एन क्वेश्चन एंड इट्स a very easy question. I have taken up some numericals you have to practice on your own. The radius of planet A is half of the radius of planet B. So RA is basically RB upon 2. If mass of A is ma, what must be mass of B? Mass of A is ma और mass of B क्या होना चाहिए पूछा है, so that value of G on B is half of value in A. So G B is GA by 2. ये कंडीशन है और ये पूछा है. That is the question, to be very precise. This is one condition given. This is one condition that should satisfy if you are supposed to answer for mass. So these are our equations. हमने रेडियस को लिख दिया RB by 2, यहाँ से मिल गया RA upon RB should be 1 by 2. हमने ग्रेविटी लिख दिया, वहाँ से मिला GB by G should be half, GB by GA should be half. Now what is G का इक्वेशन? GM upon R square. तो GA का इक्वेशन लिख दिया और GB का इक्वेशन लिख दिया. उसमें आप ध्यान दो, कैपिटल G जो है उसके आगे GA GB नहीं लिखा, GA या फिर GB नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? सिर्फ G लिखा बिकॉज ये क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी वाली चीज है ही नहीं. दोनों को डिवाइड करो GB अपॉन GA, तो ऑफ कोर्स आपका GG कैंसिल हो जाएगा. व्हाट रिमेन्स इज MB RA स्क्वायर ऊपर एंड MA RB स्क्वायर नीचे. उसको दे राइट लाइक दिस एंड गो ऑन सॉल्विंग अहेड बिकॉज RA अपॉन RB हमारे पास है 1 by 2 और GB अपॉन GA को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 by 2 बिकॉज वो भी हमारे पास ऑलरेडी है. यू डू द नेसेसरी सब्स्टिट्यूशंस ओनली. GB अपॉन GA को यहीं पे हाफ लिख दो और RA अपॉन RB को यहाँ पे हाफ लिखना. सो गो ऑन सॉल्विंग, यू गेट व्हाट फाइनली? यू गेट 2MA is equal to 2B which means MB should be equal to twice MA. और वही हमसे पूछा है, क्या पूछा है? MB. तो MB कितना होना चाहिए? MB होना चाहिए twice of MA. Mass of the planet B should be 2 times mass of planet A. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. प्लैनेट का रेडियस दिया है कि A का जो रेडियस है वो B का हाफ है, तो RA अपॉन RA इज RB अपॉन 2, वहां से RA अपॉन RB हाफ मिल गया. What must be the, if the mass of A is MA, what must be mass of B? मतलब MB पूछा है. So that value of G on B is half of G on A. तो GB upon GA 1 by 2A मिल गया. अब हमने G का जो एक्चुअल इक्वेशन है GM upon R स्क्वायर उसको लिखा, G A के लिए भी लिखा और G B के लिए भी लिखा और दोनों को डिराइव किया, डिवाइड किया. डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? GB अपॉन GA करेंगे बिकॉज उसकी वैल्यू हमारे पास है. तो GB अपॉन GA यहाँ पे किया, GG कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपने आप हाफ वैल्यू हो गई बिकॉज हमको पहले से पता है. गो ऑन सॉल्विंग फर्दर. एक जगह आपको RA अपॉन RB मिलेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1 by 4. एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम एंड यू गेट द आंसर. मास ऑफ B should be twice of mass of A. Mass of B should be twice of mass of A. Now having understood this question, let us go ahead. The mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 Newton. ये मास दिया है और ये वेट दिया है एक ऑब्जेक्ट का अर्थ पे. What will be their values on the moon? मून पे हम लोग को मास निकालना है और वेट निकालना है. Assume that acceleration due to gravity is 1/6 that of Earth. मतलब gravity on moon is 1/6 gravity of Earth ऐसे बोला है. So these are the given quantities. Mass is 5 kg, weight is 49 Newton on Earth. This is something we know. तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? Gravity on moon निकाल लिया. ठीक है. Now mass of the object on moon would be same 5 kg because हमने डिस्कस किया है कि मास चेंज नहीं होता. हमने ही डिस्कस किया कि मास चेंज नहीं होता, इसलिए मास रिमेन्स सेम, दैट इज 5 kg. लेकिन वेट जो है दैट इज m into g. तो मून के लिए वेट क्या आ जाएगा? वेट ऑन मून इज मास ऑन मून इंटू ग्रेविटी ऑन मून. मास ऑन मून 5 ही रहेगा लेकिन ग्रेविटी ऑन मून 1.3 हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट ऑन मून क्या आ गया?
8.17 आ गया, 8.17, जो कि अर्थ पे कितना था, 49 था, राइट? सो द फाइनल आंसर इज मास इज 5 kg एंड वेट इज 8.17 न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन था। हमको एक ऑब्जेक्ट है, उसका अर्थ पे मास क्या है, अर्थ पे वेट क्या है बता दिया था। हमको पूछा था भाई मून पे मास क्या रहेगा और मून पे वेट क्या रहेगा, तो उसके हिसाब से मास तो सेम रहता है, मास बदलता है इसलिए 5 kg, लेकिन वेट विल बी 8.17 न्यूटन। An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meters. What was its initial velocity? ऑब्जेक्ट वैसे फेंका गया है और वो कहां तक पहुंचा, वो 500 मीटर ऊपर तक पहुंचा। पूछा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या रही होगी। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक, मतलब यहां से ऊपर जाना और वहां से रिटर्न आने का टोटल टाइम पूछा है टू द अर्थ। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 500 meters, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल हमसे पूछा है और टाइम पूछा है। सो दिस इज द इक्वेशन एक्चुअली, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, जहां पे टोटल टाइम क्या है, जाने का टाइम t, आने का टाइम t, तो टोटल टाइम कितना रहेगा 2t, सो टोटल टाइम इज 2t। यू जस्ट सब्स्टिट्यूट, सिर्फ वैल्यूज को यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, v को 0 लिखेंगे, u को इतना ही लिखेंगे, 2gs is something we need to find out. In that case u square minus 2gs जब लिखते हो, so 2 into gravity into displacement, 2 into 10 into 500, इसका आंसर ये आएगा 10,000। so u कितना आ गया, रूट ऑफ 10,000 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट कितने से गया था, ऑब्जेक्ट गया था 100 मीटर्स पर सेकेंड से। फिर वी हैव वन मोर इक्वेशन, v is equal to u plus gt, rather minus gt, वहां से टाइम मिल गया 10 सेकेंड्स। अगर ऊपर जाने का टाइम 10 सेकेंड्स है तो रिटर्न आने का भी 10 सेकेंड्स, जाना आना मिला के 20 seconds, hence the answer is 20 seconds. So in this question we had one information which was very important कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, जिससे हमको पता चला कि हम लोग ग्रेविटी को 10 नहीं लेके -10 लेने वाले हैं when we are solving it. So यहाँ पे -10,000 आ गया और यहाँ पे -10 आ गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हमारे पास कि जाने का टाइम और आने का टाइम हैज टू बी सेम, सो टोटल टाइम विल बी ट्वाइस ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू गो अप। तो हमने सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड टू गो अप निकाला, उसको डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 सेकेंड्स आ गया। सो वी गॉट टू नो कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको 500 मीटर तक जाना है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 होनी चाहिए और जाकर रिटर्न आने तक उसको 20 सेकेंड्स टाइम लग जाएगा। सो दैट इज ऑल वी नीड टू गो फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस ग्राउंड इन 1 सेकेंड। एक टेबल है, वहां से बॉल गिर रहा है और 1 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंच जाता है। Assuming g to be 10, ग्रेविटी को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, नीचे पहुंचने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा है, और हाइट ऑफ टेबल, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पूछा है। सो फ्रॉम द होल वी नो व्हाट, वी नो टाइम इज 1 सेकेंड, वी नो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी नो u, सिंस फॉल्स बोला है, फॉल्स, सो u 0 है, हमको v निकालना है, हमको s निकालना है, राइट। सो इतनी इंफॉर्मेशन देख के कौन सा इक्वेशन दिमाग में आता है, v इक्वल टू u प्लस 80, यहां से v मिल जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल गिव मी v 10 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनली s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इज द फॉर्मूला, जहां पे एक ही जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, देखो g डाल रहे हैं, एंड विल सॉल्व द इक्वेशन टू गेट 5 मीटर्स। तो बेसिकली बॉल जब ग्राउंड पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड, और बॉल ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द न्यूमेरिकल कॉर्नर। ऑल्सो आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स एंड मेक श्योर दैट यू गेट अ थरो ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ gravitation. See you soon with further more sessions of Science 1.